डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको ब्लड बैंक में जो डोनेशन हम करने जाते हैं, तो उस समय एक प्रश्नावली हमें दी जाती है और हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड बैंक में डोनेशन से पहले। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये एक इन्फॉर्मेशन की तरह आपके लिए यूज़फुल होगा, ये सोचकर मैं बना रहा हूँ। तो जब भी हम कभी किसी को रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक में, लाइसेंस ब्लड बैंक में जाते हैं, जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है, उन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन पे जब मैं अपना और आप अपना जब परिचय देते हैं कि मैं ब्लड डोनेशन के लिए आया हूँ, तो वो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन सभी प्रश्नों को गोपनीय रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन वो आपसे प्रश्न करते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पहले तो आपकी जब एज, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, आपका वज़न क्या है, ऐसी चीज़ों का जब आप जानकारी उनको दे चुके होते हैं और वो रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, आपके ग्रुप और आरएच टाइपिंग क्या है, ऐसे जब चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तो फिर आपसे वो प्रश्न करते हैं कि आपने खाना कब खाया है, आपने पानी पिया है कि नहीं। देने से पहले ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं प्रॉपरली और आपने खाना नहीं खाया है और या फास्टिंग पे हैं, तो कम से कम 3-4 घंटे पहले आपका खाना होना ज़रूरी है, पानी पिया हुआ होना ज़रूरी है 1 घंटा पहले। आपकी नींद अच्छे से आनी चाहिए रात में। अगर आपने रात में अच्छे से नींद नहीं ली है, तो डोनेशन नहीं लिया जाता है। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रोफ़ेशंस हैं हमारे जिसमें कि हम उनसे पूछते हैं कि आप कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हैं, या आप एरोप्लेन वगैरह तो पायलट तो नहीं हैं, या फिर आप सी रूट्स पे नेविगेशन या फिर उसमें कैप्टन का काम तो नहीं करते। तो ऐसे चीज़ों में भी रक्तदान वर्जित है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के बाद फिर आपसे और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए जाते हैं। जैसे आपको कुछ कार्डियक बीमारी तो नहीं है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई इलाज तो नहीं चल रहा आपका, कोई दवा तो आप नहीं खा रहे हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें कि आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। अगर आप उस दवा को खा रहे हैं नियमित रूप से, तो आप नहीं कर सकते। या आपने एंटीबायोटिक लिया हुआ हो 7 दिन के अंदर, या फिर आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हो जो कि खून को पतला करने वाली दवा होती है, वारफेरिन ग्रुप का और हेपेरिन का। ऐसे कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें कि हम मना करते हैं। फिर या फिर दौरे की कोई दवा खा रहे हैं जिसको सीज़र कहते हैं या एपिलेप्सी भी बोलते हैं, तो कुछ एपिलेप्टिक फीड्स की दवाइयाँ चल रही हों तो नहीं करते। फिर एज का भी बहुत बड़ा महत्व है कि अगर आप एज आपकी 18 से 60 के बीच में है तब वो ब्लड लेते हैं, और वज़न भी 55 केजी के आसपास होना चाहिए तो फिर वो लेते हैं। फिर वो ब्लड प्रेशर भी आपका एक मायने रखता है कि अगर तो 140/90 है तो एक सेफ साइड है जिसमें कि आप ब्लड डोनेशन दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपका 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 12.5 ग्राम परसेंट से ऊपर होना चाहिए। ये एक मेडिकल डेटा है जो वो लेने से पहले ये सब चेक कर लेते हैं। इसके बाद भी और चीज़ें हैं, जैसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ से ब्लड लेना है जनरली हाथ में और एल्बो के पास से लेते हैं वो, जो हमारा क्यूबाइटल फोसा मेडिकल साइंस में बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर कोई तरह का स्कार मार्क या फिर इन्फेक्शन या फिर इन निडल के पियर्स का ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि निडल जब हम वहाँ से डालें आपका ब्लड लेने के लिए तो कोई इन्फेक्शन कैरी ना करे। तो स्किन का इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। टैटूइंग, बहुत सारे लोग आजकल टैटू करवा रहे हैं, तो टैटू में भी देखते हैं कि कब करवाया। तो उसमें भी ब्लड डोनेशन जो है वो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो टैटूइंग हो गया। बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन आप जनरली जैसे कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन कुत्ते के काट लेने के बाद जो हम लेते हैं, उसके बाद टेटवैक भी लेते हैं कई बार, टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन, कोविड वैक्सीन्स तो लिया ही है लोगों ने। इसके अलावा और भी बहुत तरह के वैक्सीन्स हैं, तो उन वैक्सीन्स का भी अगर रिसेंटली आपने लिया है या फिर कुछ उसका रिकॉर्ड है तो वो भी हम उनसे शेयर करते हैं। तो उनके पास जो क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर में यस और नो की तरह
हमें उनको जवाब देना होता है, और अगर वो लगता है कि हाँ ठीक है, हम क्वालिफ़ाई कर रहे हैं डोनेशन के लिए, तो फिर वो डोनेशन लेते हैं। इसके साथ ही अगर कोई ऑपरेशन हुआ है या रिसेंटली कोई मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशंस कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ, तो इन सब चीज़ों में भी ब्लड डोनेशन वर्जित है। अम, कुछ और भी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि मेबेंडाजोल, जनरली डिवॉर्म करने के लिए मेबेंडाजोल लिया जाता है। केटाकोनाजोल भी एक ऐसी दवा है जो एंटी फंगल है, या कुछ और भी एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन्स हैं, तो उनको हम 7 दिन के अंदर अगर लिए हुए हों तो हम फिर नहीं लेते, या मतलब उनका ब्लड नहीं लेते। या आप किसी ने वाइन पी रखी हो 24 घंटे के अंदर, मैंने 24 आवर्स के अंदर अगर आपने वाइन पी रखा है तो फिर नहीं लेते। उसके बाद है कि अगर माइग्रेन से वो रेगुलरली परेशान रहते हैं, जिसको हम लोग हेमी क्रेनियल हेडेक भी बोलते हैं, तो अगर माइग्रेन से वो पीड़ित हैं तो नहीं लेते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कि एस्पिरिन की टैबलेट्स हो गई, स्टेरॉइड्स हो गया, या कुछ और मेडिसिन्स हैं, अगर वो 72 घंटे के अंदर लिया हुआ है तो नहीं लेते उसमें भी। तो ये सारी हिस्ट्री वो लेते हैं, और लेने के बाद एक डिसीज़न लेते हैं कि आप क्वालिफ़ाई कर रहे हो कि नहीं। पिछले 4 वीक्स में अगर कोई भी टीका और सीरम या मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बोला कि एंटी वेनम सीरम लेते हैं, अगर किसी ने ले रखा हो सांप के काटने के अगेंस्ट में, या एंटी टेटनस सीरम भी कई बार उंगलियों में चोट लग जाती है, या फिर उसमें निडल स्टिक हो जाता है, या ब्लड आ जाता है किसी कारण से, तो टेटनस टॉक्सोइड का टीका भी लगता है, और एंटी टेटनस सीरम भी कई बार हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन से पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, येलो फीवर, है ना, जापानीज इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, इसके अगेंस्ट में, कॉलरा के अगेंस्ट में भी आजकल वैक्सीन्स आ गए हैं, तो हेपेटाइटिस ए का, तो ऐसे सभी चीज़ों का अगर कोई हिस्ट्री है, या फिनेस्ट्राइड भी एक टैबलेट है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, आइसोट्रेटिनोइन भी है, एसीट्रेटिन है, इटेरिटिनेट है, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम का भी इस्तेमाल अगर किसी ने किया हो, तो अगर इस तरह का कोई हिस्ट्री है तो हम फिर ब्लड डोनेशन डेफर करते हैं, मतलब नहीं लेते हैं। अगर कोई रेडियोधर्मी कोई सामग्री आपने, जैसे रेडियो एक्टिव कंट्रास्ट मटेरियल जिसको कहते हैं, किसी टेस्ट वगैरह में, जनरली सीटी स्कैन में, ऐसी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर आपने कुछ रेडियोधर्मी मेडिसिन यूज किया है, या फिर उस या फिर अगर आपने रेडियोधर्मी के साथ साथ वो यूज़ किया है, क्या बोलते हैं, पेट सीटी स्कैन के पहले भी हम लोग जैसे 18 FDG का यूज़ करते हैं, तो वो भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो 2 महीने के अंदर अगर आपने किया है तो अवॉइड करते हैं। और अगर मलेरिया की हिस्ट्री 3 महीने के अंदर की है तो अवॉइड करते हैं। वेस्ट नाइल फीवर, जीका वायरस आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, तो ये पिछले 4 मंथ्स में अगर आप इस इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो मना कर देते हैं कि फिर वो ब्लड डोनेशन नहीं दे पाते वो। और 6 महीने के अंदर का अगर डेंगी, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा हो, वज़न गिरता ही जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसे चिकनगुनिया का, या माइनर डेंटल सर्जरी आपने करा, टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह करा रखा हो 6 महीने के अंदर का, तो उसमें भी नहीं लेते हैं। एक्सीडेंटल निडल प्रिक हो गया हो, कंटिन्यूअस फीवर हो, या फिर ग्लैंड्स बढ़े हुए हो, तो उसमें नहीं लेते। या पेरिफेरल जैसे एक्यूट किडनी इन्फेक्शन हो गया हो किसी कारण से, तब भी नहीं लेते। तो 1 साल के अंदर अगर आपके या आपके वाइफ या हस्बैंड, जो भी मतलब फीमेल्स डोनेट कर रही हो तो उनके हस्बैंड का, या अगर मेल डोनेट करो तो वाइफ का, तो स्पाउस का, पार्टनर का, हेपेटाइटिस बी या सी का कोई हिस्ट्री रहा हो, मेजर सर्जरी हुई हो, टाइफॉइड का इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लेने का कोई हिस्ट्री रहा हो, रेबीज़ वैक्सीन लिया हो, तो फिर हम लोग अवॉइड करते हैं। बोन मैरो या टिश्यू डोनेशन हुआ हो, बोन मैरो डोनेशन हुआ हो, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी कराया हो, बॉडी पियर्सिंग हुई हो, टैटूइंग हुई हो, तो दीज आर ऑल contraindications. I mean, we cannot take a donation from that individual. I mean, he will be asked to wait for some time, and then once he crosses that limit, then he qualifies for donation. तो अगर कोई भी हिस्ट्री 2 साल के अंदर अगर हो, ट्यूबरकुलोसिस का, या फिर हड्डियों की एक बीमारी होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस, अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस की हिस्ट्री हो 2 साल का, तब भी नहीं लेते। या फिर रिसेंटली आपने कोविड वगैरह से इन्फेक्शन, आजकल
तो नहीं हो रहे इतना, लेकिन छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो कोविड का इन्फेक्शन अगर अभी हाल फिलहाल में हुआ हो तो नहीं लेते। और हृदय रोग जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइना है या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया हो, किसी को एंजाइना हो गया हो, कैंसर जैसे घातक बीमारी हो गई हो, इंसुलिन पर अगर पेशेंट हो, डायबिटीज़ में, हेपेटाइटिस बी और सी अगर उसको हो गया और उसकी दवा चल रही है तो नहीं लेते। पोलियो हो गया, थायराइड की कोई बीमारी है या कोई क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है, तब भी हम लोग उनके ब्लड को डोनेशन के लिए उपयुक्त नहीं मानते। कोई सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, मेंटल डिसऑर्डर है उसको, तो नहीं लेते। कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मैंने पहले ही बोला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिफिलिस, गोनोरिया, तो नहीं लेते। कालाजार हो गया, पेट का अल्सर है, स्टमक अल्सर बहुत कॉमन है। पॉलीसाइथेमिया वेरा एक बीमारी है ब्लड की, अगर वो हो या कुछ हीमोग्लोबिनोपैथी है उसको, तो नहीं लेते। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, नहीं लेते। या किसी ने ऑर्गन या स्टेम सेल का डोनेशन ले रखा है तब भी नहीं लेते। और अगर उनको कालाजार हो गया है तब भी नहीं लेते हैं। फीमेल से मेनली क्या है कि मासिक धर्म का एक तिथि बताना होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे। 6 महीने में अगर आपका गर्भपात हुआ हो, जैसे कि अबॉर्शन हुआ हो, तो भी आप क्वालिफ़ाई डोनेशन के लिए नहीं करते हैं। और अगर बच्चा आपका 1 साल से कम उम्र का है तब भी आप डोनेशन के लिए नहीं। कुछ जोखिम भरा व्यवहार, रिस्क बिहेवियर भी है, जैसे कि आपने कुछ इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर आपका रहा हो या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हों या निडल शेयरिंग की हिस्ट्री हो, कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं, है ना, उसमें हम लोग नहीं लेते। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि HIV पॉजिटिव लोग हैं या उनको पता है कि मैं HIV की एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स ले रहा हूँ, तो उनमें भी हम लोग डोनेशंस को डेफ़र करते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद भी आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो जवाब दिया है वो पूर्णतः सत्य है। और चूँकि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ब्लड डोनेशन देना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और चूँकि आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो फिर दूसरे के काम आएगा और वो एक बीमार व्यक्ति के काम आएगा, तो इसलिए वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना जाता है। और जब इतना आप कर लेते हैं तो फिर जो है सो आप ब्लड डोनेशन के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। दोस्तों, मैंने ये सब आम जो आम लोग हैं जिनको कि मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ी जानकारी कम है, उनके लिए मैंने बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस तरह के कुछ और भी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ टॉपिक मैं आप लोगों के लिए आपके सामने लाऊँगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।